अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा मोहसिन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट मुंसिफ टीवी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम ताज़ा तरीन ख़बरों की हकीकत का पर मबनी तज्ज़िया करते हैं और उनके पीछे छुपी सच्चाई को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारा विज़न यही रहा है कि मुंसिफ टीवी का साथ सच का साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद हुसूल आराज़ी बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। अपोजिशन ने इस पर एतराज़ करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। यह एक ऐसा बिल है जिससे मुल्क के लाखों किसानों के मफादात को खतरा लाहिक है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की राह हमवार हुई है और बीजेपी और पीडीपी में मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक राय हो गया है। ये दोनों हुकूमत मिलकर रियासत में नई हुकूमत तश्कील देंगी, तो आज इन्हीं दो मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने कहा कि हुकूमत ऑर्डिनेंस बिल जो पास करने जा रही है, इसको लेकर कल पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हुआ है और ख़ास तौर पर लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया और दूसरी जानिब ख़ास तौर पर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर दो बड़ी जमातें पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत साजी पर बल्कि आमादा हो चुकी हैं और अनकरीब हुकूमत वहाँ पर तश्कील दी जाएगी। जो बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वहाँ पर जो सूरत हाल जिस तरीके की हो चुकी थी और गवर्नर राज की जानिब वहाँ पर बात बढ़ रही थी, लेकिन अब बहरहाल उस पर रोक लगी और ये दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर तय किया है कि वो वहाँ पर मिलकर मुत्तहदा तौर पर हुकूमत बनाएंगी और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले 6 साल तक वहाँ पर पीडीपी के जो सरपरस्त हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहेंगे। सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में एक और मरतबा मुस्तफ़ा मोहसिन साहब का इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन को आप ये बताइए कि जो ये लैंड एक्विजिशन बिल है वो दरअसल है क्या? दरअसल ये जो बिल है ये कंपनीज़ के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए या सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की अराज़ी हासिल करने से मुताल्लिक़ बिल है। तो गुज़िश्ता जो हुकूमत थी यानी यूपीए हुकूमत, उसने किसानों के मफादात को पेश नज़र रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को पेश नज़र रखते हुए एक बिल बनाया था और इसे पार्लियामेंट में मंजूर कराया था, जिसकी रूह से कोई भी हुकूमत किसानों की मर्ज़ी के बग़ैर, उन्हें मुनासिब मुआवज़ा दिए बग़ैर उनकी अराज़ी हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन आप देखेंगे कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, मरकज़ में जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, ये कारपोरेट्स की हुकूमत है, ये तिजारती घरानों की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस बिल में ऐसी तरमीमात की जाएँ जिसकी रूह से किसानों की मर्ज़ी के बग़ैर हम उनकी अराज़ी हासिल कर सकें और इसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, या तो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर कारपोरेट घरानों के लिए। तो सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत की पहली सालगिरह से पहले ही मुल्क के समाज के एक ऐसे बड़े तबके को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारी मुल्क की तरक्की के लिए, हमारी मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये तबका लाखों किसान हैं जिनके मफादात इस मौजू से वाबस्ता हैं। हुकूमत ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और चंद तिजारती घरानों, चंद कारपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाने जा रही है, जो हमारे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये बात कह रही है, हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो किसानों को बहरहाल उनकी अराज़ी की यानी कि 4 गुना कीमत ज़्यादा देकर उनसे ज़मीन की ख़रीदेंगे। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखिए कि ऐसी पॉलिसियों के क्या ख़तरनाक नताइज बरामद हुए हैं। आपको याद होगा कि चंद साल पहले यानी 15-20 साल पहले भी आप पीछे जाएं तो शहरों के करीब करीब खेत हुआ करते थे, लेकिन जब से ये अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चला है उस वक्त से खेत खलियान दूर हो गए हैं, जिनके नतीजे में न सिर्फ मेवे बल्कि आजकल सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई हैं और आवाम का जीना दूभर हो गया है। आप ये बात भी आपको मैं पेश करना चाहूँगा कि इसी मौजू की वजह से, इसी मसले की वजह से गुज़िश्ता हुकूमत को यानी यूपीए हुकूमत को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था और वो इतनी गैर मकबूल हो गई कि आज उसका कहीं नामो निशान नहीं नजर आता। जी, लेकिन मुस्तफ़ा साहब अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा यूपीए ने इस मौजू को छेड़ा था, लेकिन जब कोई भी पार्टी अपोजिशन में बैठती है तो वो अलग रुख इख्तियार करती है और जब वही हुकूमत में आती है तो उसका दूसरा रुख होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपोजिशन में होती तो इस बिल की मुखालफत करती हुई नज़र आती, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आज अपोजिशन में है, वो मुखालफत कर रही है और बीजेपी ने जो बरसर इक़्तिदार है वो इस बिल को लाने की क्यों कोशिश कर रही है? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि
कारपोरेट घरानों के मफादात को पेश नज़र रखते हुए उन्हें बड़ी बड़ी अराजियाँ अलाट करने के मकसद से ये कदम उठाया जा रहा है। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि ये कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने का जो रुझान है ये बहुत ही गलत है, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो किसानों के मफादात को पेश नज़र रखे। आपको याद होगा कि माजी में इंदिरा गांधी ने इसी सब्ज़ इनकलाब का सहारा लेते हुए मुल्क को तरक्की दिलाई थी, मुल्क को जो है सो तरक्की की मंजिल पर पहुंचाया था। जहां हम कभी क़हत साली का शिकार हुआ करते थे, आज हमारे पास सरप्लस अनाज उग रहा है, तो वो हुकूमत की इस पॉलिसी का नतीजा है जो उसने इंदिरा गांधी के दौर में इख्तियार की थी और उस वक्त एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। इसके बजाय अगर हम किसानों के मफादात को नज़रअंदाज कर दें, उनकी अराज़ी हम हासिल कर लें, तो इससे तरक्की होने के बजाय मुल्क और पीछे चला जाएगा, क्योंकि कारपोरेट घराने ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, वो अपने मफादात को तरजीह देंगे, आवाम के मफादात को नहीं। आपका कहना यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर को, कॉरपोरेट घरानों को हुकूमत फ़ायदा पहुंचाने के लिए मासूम किसानों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। बहरहाल नाज़रीन, अपोजिशन की सख्त मुखालिफत और वॉकआउट के दरमियान हुकूमत ने कल लोकसभा में ज़मीन तहवील तरमीम बिल पेश किया। मरकज़ी देही तरक्की के वज़ीर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जैसे ही हुसूल अराज़ी बिल को पेश करने की इजाज़त तलब की, मुकम्मल अपोजिशन अपने मुकामात पर खड़े होकर इसकी मुखालिफत करने लगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान सदर के आसन के करीब आ गए और बिल को पेश किए जाने की मुखालिफत करने लगे। इन सब के बीच अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान कहा है कि हुकूमत किसानों के मफाद में है और किसी को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से हुसूल अराज़ी बिल की तायद का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं वेंकैया नायडू का इस मौजू पर क्या मौक़िफ़ है। Farmers that has gone for 50 years. After the parliament collectively discussed the issue, certain changes were brought. After the changes, ma'am, 2011, the Chief Minister of Maharashtra has written a letter to the Jairam Ramesh opposing the act. Congress Chief Minister wrote a letter to the RD Minister opposing the act, saying that regarding giving fair compensation. Then Maharashtra government on August 2014 eventually lowered the compensation from 4 times of market value to 2.2 times. उन्होंने compensation कम कराया कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र में। अभी आके हमको प्रवचन दे रहे, इसलिए मेरा कहना यह है, इसमें कोई किसी का कोई आपत्ति आई तो बहस के दौरान चर्चा करने के सरकार तैयार है, मगर आरोप करना, राजनीति करना ये देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। हमारा सरकार किसान के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। ये सरकार किसान अनुकूल सरकार है। वो लोग जो कर रहे, वो लोग किसानी विरोधी कर रहे। मैं चाहता हूं वो लोग बहस में चर्चा में भाग रहे और अपना वक्तव्य जो पॉइंट्स है वो सदन के जी मुस्तफा सके। अभी हमने वेंकैया नायडू साहब का बयान देखा और बड़े ही वो दलाइल के साथ इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों के हित में काम कर रही है। क्या आप समझते हैं कि वाकई जो मौजूदा सरकार है वो किसानों के हित में काम कर रही है? देखिए, अगर ये किसानों के हित में या किसानों के मफाद में होता तो सारी की सारी अपोजिशन इसकी मुखालिफ ना होती। आप इस बिल की अहमियत लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मुखालिफत की तो बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा देखने में आता है कि अपोजिशन को सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है, लेकिन क्या वाकई इस बिल से ऐसे नुकसानात किसानों को होंगे जिसकी वजह से अपोजिशन मुखालिफत? पहली बात अगर ये है कि अपोजिशन अगर हम देखें तो है कहाँ, अपोजिशन तो बहुत ठिठर कर आ गई है और जो बस इक़्तिदार जो इस वक्त पार्टी है, क्या वो अपने नशे में चूर होकर तो इस तरह के इक़दाम नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि हालांकि लोकसभा में हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, लेकिन राज्यसभा में हनूज उसे अक़लियत है। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की जुमला 245 नशिस्तें हैं, जहां कांग्रेस के 68 अरकान हैं और एनडीए के सिर्फ 57 अरकान हैं। तो इस तरह से वहां पर हुकूमत अक़लियत में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दीगर अपोजिशन जमातों के भी वहाँ काफ़ी अरकान हैं राज्यसभा में। तो अगर हुकूमत लोकसभा में इस बिल को मंजूर भी करवा ले तो राज्यसभा में उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको इसकी अहमियत बता दूं कि ये लैंड ऑर्डिनेंस जो बिल है कितना अहम है। ये तमाम जमातों के अवाम से करीब होने का एक ज़रिया है। इतना अहम बिल है ये कि मोदी एनडीए की जो हलीफ जमात है शिवसेना, उसने भी कहा है कि वो अराजी बिल की तायीद नहीं करेगी, वो किसी कीमत पर हुकूमत का साथ नहीं देगी। तो ये इतनी अहमियत का बिल है। इसकी अहमियत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह के पोते की तिलक तकरीब में भी उन्होंने शिरकत की ताकि इस मसले पर अपोजिशन की तायीद हासिल कर सकें, समाजवादी पार्टी की तायीद हासिल कर सकें। ख़ास तौर पर इस
इस वक्त जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने हुकूमती मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासतौर पर दिल्ली इलेक्शन के बाद जो जिस तरीके का माहौल है पार्टी में, बहरहाल और उसके फौरी बाद जो इतना बड़ा मसले पार्लियामेंट के सेशन के शुरू होने के बाद जो देखना पड़ रहा है ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर अगर हम ये कहें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके कायदीन बहुत ही प्रेशर में हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। साथ ही अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड के ख्वाहिश यादव ने उसूल अराज़ी ऑर्डिनेंस बिल की मुखालफत करते हुए कहा है कि हम उसकी उस वक्त तक बराबर मुखालफत करेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हैरत की बात है कि जो इंडस्ट्री सारे देश को खिला पिला रही है, यानी किसान, और इसको तबाह करने की तैयारी हमारी हुकूमत कर रही है। और अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव साहब की, तो उन्होंने भी कहा है कि उसूल अराज़ी ऑर्डिनेंस बिल की मुखालफत करते हुए कि हुकूमत किसान मुखालिफ बिल को लागू करने की कोशिश न करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत को आगाह किया कि अगर हुकूमत ने ऐसा किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा कि ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें भी इस वक्त इस मुद्दे को लेकर काफ़ी यानी कि मुखालफत में मैदान में उतर चुकी हैं और कल जैसा ही पार्लियामेंट में बिल को पेश करने की हुकूमत ने तैयारी की, अपोजिशन ने हुकूमत को घेरे में लिया, वो डाइस के करीब तक पहुंच गए स्पीकर के और उन्होंने बहरहाल उसके बाद वॉकआउट किया। बहरहाल एक अहम मुद्दा है कि क्या वाकई ये जो नया कानून पास करने की हुकूमत इस वक्त तैयारी में है वो किस हद तक किसानों के मफाद में होगा, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा कि मुस्तफा साहब ने बड़ी अहम बात की कि अभी इस बिल को राज्यसभा के दरवाजे से होकर भी बाहर निकलना है और जहाँ बहुत मुश्किल है कि वो हुकूमत इस बिल को कामयाब कराने में कामयाब हो सके, क्योंकि अपोजिशन और दूसरी जो जमातें हैं वो तमाम की तमाम इस बिल को लेकर बहरहाल बहुत ही नाराज़ हैं। प्रोग्राम मुख्तलिफ में होता है वक्त मुख्तसर से वक्फे का, जाइएगा नहीं, लौटते हैं कुछ ही देर बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में दोबारा आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन और इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा मोहसिन साहब। नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं दो अहम मौज़ूआत पर। सबसे पहले उसूल अराज़ी ऑर्डिनेंस मामले पर, जिसको लेकर इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है और ख़ास तौर पर अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो कल जब पार्लियामेंट का ऐवान में इस बिल को पेश किया गया तो ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को घेरने की कोशिश की और अब पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। वहीं पर अगर हम बात करें अन्ना हज़ारे साहब की, तो वो भी इस वक्त इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल किए हुए हैं दिल्ली में। और बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत बहुत इस मामले में परेशान नज़र आती है, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दिल्ली के इलेक्शन के मुतालिक जिस तरीके से बुरी तरीके से शिकस्त का सामना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जो मरकज़ में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उस पार्टी को वो बहरहाल कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान ज़रूर है। उसूल अराज़ी ऑर्डिनेंस में मीडिया से बात करते हुए BSP के सरबराह मायावती ने कहा है कि किसान मुखालिफ बिल में तरमीम को वो किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी और राज्यसभा में बिल के पेश होने की सूरत में इसकी भरपूर मुखालिफत की जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करें CPI की सीनियर कायद डी राजा ने, उन्होंने भी उसूल अराज़ी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करते हुए कहा है कि एक किसान मुखालिफ बिल है और हम इसकी पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में मुखालिफत करेंगे और बाहर सड़कों पर किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ भी एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। Questioning government intentions, etc. Outside Parliament at the other level, we are mobilizing all our Kisan organizations to protest. Today, the left Kisan organizations are protesting on the streets of Delhi, Jantar Mantar, Parliament Street. We will all join there along with our Kisan organizations to protest. और अगर हम बात करें अन्ना हज़ारे की, तो उन्होंने भी ख़ास तौर पर इस मुद्दे को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जो बहरहाल कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक पहलू। और ख़ास तौर पर इसमें अगर हम दूसरे ज़ाविये से जर देखें तो इसमें बहुत सारी सियासी जमातों के कायदीन भी उनके इस हड़ताल में, उनके इस धरने में शरीक हो रहे हैं। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? अगर हम हुकूमत की इस वक्त परेशानी के मामले के अगर ज़ाविये से देखें तो किस तरीके की हुकूमत को परेशानी का सामना है? देखिए, लाखों किसानों का मफाद इतना अहम है कि हुकूमत की हलीफ जमातों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। मैं आपको मिसाल दूंगा, हलीफ जमात शिवसेना की,
जिसके सदर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं, इस मसले पर वो हुकूमत के साथ नहीं है। अपोजिशन तो अपोजिशन, हलीफ जमातें भी हुकूमत का साथ देने से कतरा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अन्ना हज़ारे एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं, किसानों के मफाद में वो मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू कर दिया है। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनके साथ साथ दीगर कई कायदीन जैसे CPI के अतुल अंजन और MDMK के वाइको भी अन्ना हज़ारे के साथ एहतजाज में शामिल हुए। बादज़ां अन्ना हज़ारे और मेधा पाटकर ने पार्लियामेंट की सिमत मार्च भी किया हज़ारों किसानों के साथ। तो ये मसला इतना अहम है और अवाम ये नहीं चाहते, अवामी कायदीन भी ये नहीं चाहते कि किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किसान हमारी मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब किसानों की अराज़ी छीन ली जाएगी, जब उन्हें महरूम कर दिया जाएगा, तो एक तो उनका रोटी रोज़गार मुतासर होगा, एक बार फिर किसानों की ख़ुदकशी के वाक़यात जैसा सिलसिला शुरू होगा। दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये इतना नुकसानदेह मसला है, इसीलिए अब न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की हलीफ जमातें जो हैं, उसका साथ देने वाली जमातें वो जो हैं, उन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया है। लिहाजा हमारी नरेंद्र मोदी हुकूमत को ये तजवीज़ है, ये मशवरा है कि वो अपने इक़्तिदार की रऊनत से काम लेने के बजाय, अपने इक़्तिदार के नशे में चूर रहने के बजाय अवामी मफादात को पेश नज़र रखे और अवाम के मफाद के लिए काम करे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हुकूमत को अवाम की मफादात को पेश नज़र रखते हुए काम करना चाहिए। ख़ुसूसन अगर हम बात हम किसानों की करें तो किसान जैसा कि बहुत सारे कायदीन ने कहा है कि वो इंडस्ट्री जो अवाम को खिला पिला रही है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसके अगर किसान अगर परेशान हाल होंगे तो ज़ाहिर है मुल्क की तरक्की होना मुश्किल है। बहरहाल हुकूमत को इस सिलसिले में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर बात करें हम नाज़रीन जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पर अब हुकूमत साजी की राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी और PDP में मुख्तलिफ मोड़ पर अब इत्तेफाक राय देखा जा रहा है। हम जानना चाहेंगे मुशर्रफ हुसैन साहब की आखिर ताख़ीर की वजह क्या थी? देखिए, वजह ये थी कि पहली मरतबा बीजेपी को वहाँ पे इतनी भारी अक्सरियत हासिल हुई है, इतना भारी मैंडेट हासिल हुआ है, और ये उसका जो मैंडेट मिला है वो ज़्यादातर जम्मू रीजन से मिला है, जबकि कश्मीर और दीगर इलाक़ों में PDP और दीगर जमातों को वहाँ मैंडेट मिला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी अब तक ये कहती रही है कि अगर वो बरसरे इक़्तिदार आए तो न सिर्फ दस्तूर की दफ़ा 370 को मनसूख करेगी, बल्कि मुसल्लह अफवाज के इख्तियारात कानून को भी बरकरार रखेगी, जबकि वहाँ के अवाम और वहाँ की सियासी जमातें इन दोनों उमूर की सख्त मुखालिफ हैं। PDP के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दस्तूर की दफ़ा 370 को बरकरार रखने का मुतालबा करती रही है और मुसल्लह अफवाज के जो खुसूसी इख्तियारात कानून हैं उन्हें हटाने का मुतालबा किया जाता रहा है। और इसी मसले को लेकर बाकी तमाम उमूर पर बीजेपी और PDP के दरमियान इत्तेफाक राय हो चुका था, लेकिन इन्हीं दोनों उमूर पर दोनों जमातें किसी इत्तेफाक पर पहुंचने में नाकाम हो गई थी। लेकिन अब ये पता चला है कि उन्होंने किसी हद तक इस मसले पर समझौता कर लिया है। बताया ये गया है कि अफस्पा को, यानी मुसल्लह अफवाज का जो खुसूसी इख्तियारात कानून है, उसे जुज़वी तौर पर बर्खास्त किया जाएगा। एक तरफ फ़ौज इस बात की मुखालफत कर रही है कि अफस्पा को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि फ़ौज के ख़्याल में कश्मीर की सूरत हाल अभी भी नाजुक है, अभी भी वहाँ सलामती सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अफस्पा को बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसी दबाव के पेश नज़र हुकूमत ने उसे बरकरार रखने का फ़ैसला किया था, लेकिन जब हुकूमत साजी का मामला आया तो हुकूमत को यहाँ झुकना पड़ा और ये इत्तेफाक कर लिया गया कि खुसूसी इख्तियारात कानून को जुज़वी तौर पर बर्खास्त किया जाएगा। तो इम्कान ये है बाज़ मुक़ामात से हटाने इम्कान ये है कि श्रीनगर और दीगर ऐसे मुकामात पर जहाँ दहशतगर्द हमले नहीं हुए हैं, जहाँ अस्करियत पसंदों के हमले नहीं हुए हैं, वहाँ से इस कानून को बर्खास्त किया जाएगा। ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला ये है कि PDP ने यह मुतालबा रखा है कि दस्तूर की दफ़ा 370 जो है, जिसके तहत इस रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ हासिल है, उसे जूँ का त्यों रखा जाए, बल्कि इसके ओरिजिनल मौक़िफ़ को, इसके ओरिजिनल स्टेटस को बहाल किया जाए। तो हुकूमत ने इस मसले पर कोई तहरीरी तयक़ुन तो नहीं दिया है, लेकिन वो किसी हद तक आमादा हो गई है। बीजेपी के अमित शाह ने और वहाँ के जो सदर हैं, रियासती सदर राम माधव ने इस मसले पर PDP कायदीन के साथ बातचीत की है। लिहाजा आज या कल 1 या 2 दिन में PDP के जो सदर हैं वो मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी से। इसके बाद इस मामले को क़तईयत दी जाएगी, जिसके बाद वहाँ हुकूमत कायम होगी।
जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक अहम बात ये भी है कि आने वाले आइंदा 6 साल के लिए वहाँ पर पीडीपी के जो सरपरस्त हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के वज़ीर आला के ओहदे पर कायम रहेंगे। शायद इस मामले को भी मैं समझता हूँ कि लेकर भी काफ़ी रसाकशी रही होगी, क्योंकि मुकम्मल जो कंप्लीट टर्म है 6 ईयर टर्म वो जो पीडीपी के हक़ में दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी है बीजेपी को बहरहाल झुकना पड़ा है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कल वहाँ पर जो प्रेस मीट हुई है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती, आइए देखते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा है। दोनों पार्टियों के बीच में अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हो रही थी। काफी चर्चा के बाद, काफी बैठकों के दौर के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करीब करीब सहमति हुई है और कुछ ही दिन में जम्मू कश्मीर को पीडीपी बीजेपी अलायंस की पॉपुलर गवर्नमेंट मिलेगी। मुफ्ती साहब और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में दोनों नेताओं के समय की थी और कई ऐसे इश्यूज थे जिनको डिस्कस किया गया और फॉर्चुनेटली हम एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए हैं। एक एजेंडा फॉर अलायंस सामने आ रहा है, जिसको अमित शाह साहब ने भी सही फरमाया कि जब मुफ्ती साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। अभी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से 1947 से लेके आज तक कई बार वहाँ की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप का अलायंस हुआ है, चाहे शेख साहब का इंदिरा शेख अकॉर्ड हो, राजीव फारूक अकॉर्ड हो या उमर साहब और जो राहुल गांधी का अकॉर्ड हुआ है। नाज़रीन, ये कुछ प्रेस ब्रीफिंग थी जो कल अमित शाह साहब और पीडीपी की जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने दी है। और जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी एक निश्चित होना बाकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और महबूबा मुफ्ती के जो वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ, इसके बाद ही अहम बातें मंजर आम पर आएंगी। लेकिन बहरहाल अब यह तय हो चुका है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर कश्मीर में आने वाले दिनों के लिए हुकूमत बनाएंगी। हमारी यही ख्वाहिशें, उन्हीं तमन्नाएँ हैं कि बहरहाल वहाँ की जो अवाम है उनको एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत मिले, जो आइंदा 6 सालों के लिए वहाँ के अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फलाही इक़दाम कर सके। ख़ासतौर पर जो सैलाब की सूरत हाल के बाद वहाँ जिस तरीके की इस वक्त कैफियत पाई जाती है, उससे वहाँ के अवाम को भरने में मदद मिल सके। एक मरतबा फिर हम मुस्तफ़ा मोहसिन साहब के मशकूर हैं कि वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है और अपने नुक्ते नज़र से हमें आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते नज़र का यहीं पर ख़त्म होता है। फ़िलहाल आपके मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें मुनसिफ टीवी। खुदा हाफ़िज़।